नोम चॉम्स्की का नाम तो आपने सुना होगा. He's a public intellectual, philosopher, linguist, and a big critic of the American imperialism. चॉम्स्की ने तकरीबन 100 से ऊपर किताबें लिखी हुई हैं और ये MIT के साथ काफ़ी अर्से से एसोसिएटेड है. इज़ एन अमेरिकन सिटीजन एंड ही कम्स फ्रॉम अ जूइश फैमिली. चॉम्स्की ने वैसे तो कई फिलोसफीज दी हैं, लेकिन इसकी एक फिलोसफी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया वो है कि हाउ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे यूज IMF, institutions like IMF and World Bank as a tool to trap the poor countries into a debt cycle. और वो फिनोमेना ये कहता है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज किया. दूसरी जंग अज़ीम के बाद आपको पता होगा क्या हुआ कि पहले ब्रिटेन वॉज द सुपर पावर, लेकिन जब ब्रिटेन को दूसरी जंग अज़ीम में काफ़ी मार पड़ी, जंग तो उसने जीत दी लेकिन उसकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई. और फिर मार्शल प्लान के थ्रू US को यूरोप के अंदर लाया गया और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बना जिसमें रशिया एंड अमेरिका केम फेस टू फेस. सो दे बिकेम द सुपर पावर्स. अमेरिका ऑब्वियसली वॉज एन इकोनॉमिक पावर एज वेल, रशिया ऑल्सो, लेकिन रशिया उस लेवल पे नहीं था जिस जगह पे अमेरिका था. खैर वही गलत है. तो जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया में अमेरिका ने एक नई स्ट्रैटेजी लाई और वो ये कि जंगें तो हम लड़ेंगे लेकिन हम इंस्टीट्यूशंस के जरिए इंपीरियलिज्म को जो है सारी दुनिया में फैलाएंगे और गरीब मुल्कों को मजीद गरीब करेंगे और अपना मोहताज बनाएंगे और उनसे अपने काम लेंगे. उनकी लीडरशिप को अपना मातहत बनाएंगे और उस लीडरशिप से अपने मतलब के काम लेंगे. आसान लफ्ज़ों में IMF और वर्ल्ड बैंक बोथ केम इनटू बीइंग, बोथ वर फाउंडेड इन 1945. और इसमें आपको पता होगा कि कॉम्पोजिशन कैसे है. ये बोथ आर फंडेड बाय द पावरफुल इकोनॉमीज, द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिनमें अमेरिका इज नंबर 1 ऑब्वियसली. अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इवन चाइना. तो इनको कोटा सिस्टम के बुनियाद पे इनको ये फंडिंग देते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को. और वो कोटा जो होता है वो इकोनॉमी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है. तो अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो ऑब्वियसली इट्स द बिगेस्ट इकोनॉमी, तो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है. इसी वजह से अमेरिकन को वीटो पावर भी है IMF के अंदर. अभी अमेरिका अगर आपका लोन सैंक्शन होने वाला है और अमेरिका उसको वीटो कर देता है तो यू वोंट बी एबल टू गेट दैट लोन. तो चॉम्स्की क्या कहता है? चॉम्स्की कहता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF ये और इन जैसे दूसरे इंस्टीट्यूशंस विच आर फंडेड बाय द पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विच हैपन टू बी कैपिटलिस्ट, ये क्या करते हैं कि ये गरीब मुल्कों को डेट ट्रैप के अंदर लेके आते हैं, उनको लोन देते हैं और फिर वो लोन इनसे रिकवर करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे. और ये सिर्फ पेमेंट और रीपेमेंट की गेम नहीं है. जब ये लोन दे देते हैं तो दे इंश्योर कि जिन गवर्नमेंट्स को उन्होंने ये लोन दिया वो एक सर्टन पैटर्न को फॉलो करें. वो पैटर्न क्या होगा? एंटी सोशलिस्ट पॉलिसीज. दे विल प्रमोट कैपिटलिज्म. कैसे? सब्सिडीज खत्म करें, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बजट को कट करें, सब्सिडीज खत्म करें और आवाम को टैक्स करें. इसके अलावा मजीद लोन्स लें. तो अमीर ममालिक में होता ही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फूड पे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, गैस के ऊपर, जो बुनियादी ज़रूरत होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और टैक्स करती है रिच को. और एक ऐसा इक्विटेबल टैक्स सिस्टम होता है उसको कि जिसमें अमीर और गरीब टैक्स देने के बाद तकरीबन अटपार आ जाते हैं. इसीलिए ममालिक में मिडिल क्लास ज़्यादा होती है, लोअर और अपर क्लास की तादाद कम होती है. IMF जब लोन आपको देता है तो वो ऐसा नहीं करवाता आपसे. IMF इसको उल्टा चलता है. वो कहता है गरीब को टैक्स करो, सब्सिडीज खत्म करो, पब्लिक सेक्टर में चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेटाइज करो, जॉब्स को कट करो. इससे फ़ायदा क्या होता है IMF और उसके डोनर्स को? फ़ायदा क्या होता है? कभी आपने इस पर सोचा? चॉम्स्की ये कहता है कि उससे फ़ायदा ये होता है कि इन मुल्कों में सोशल अनरेस्ट, इकोनॉमिक अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट पैदा होता है. जब इन मुल्कों में सोशल अनरेस्ट पैदा होता है तो इन मुल्कों की इकोनॉमिक सिचुएशन और नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से ये मजीद लोन लेते हैं. आपकी सिचुएशन बिल्कुल फिट आती है हमारे मुल्क के ऊपर. IMF हमें लोन देते हैं, उस लोन के जरिए टैक्सेस बढ़ाते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करता है. खैर इस चीज़ का मैं भी हिमायती हूँ कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज होना चाहिए क्योंकि प्राइवेट मनी ब्रिंग्स कमर्शियल सेंस. खैर हम इस पर नहीं जाते. IMF कहता है टैक्स करो, सब्सिडीज खत्म करो. जब ये खत्म होती हैं गरीब क्रश होता है, गरीब खराब होता है, मिडिल क्लास रिड्यूस होती है, पर लोअर क्लास बढ़ती है. मुल्क में सोशल अनरेस्ट पैदा होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पैदा होती हैं, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट नीचे जाती है, इंडस्ट्री नीचे जाती है, एग्रीकल्चर नीचे जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, अनरेस्ट बढ़ता है, मुल्क डेट ट्रैप में मजीद फंसता जाता है क्योंकि उसको मुल्क चलाने के लिए मजीद कर्ज लेना होता है. इसलिए एक दफ़ा IMF से आप लोन ले लें तो आपको बार बार लेना पड़ता है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है. तो इस पूरे फिलोसफी जो है ना चॉम्स्की की, वो कहता है कि ये इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक आर देयर टू प्रमोट अमेरिकन एंड कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म. वो कहता है इन इंस्टीट्यूशंस का मकसद गरीब मुल्कों को मजीद गरीब करना है और फिर उन गरीब मुल्कों से अपने मतलब के काम लेने. वो कहते हैं अपने मुल्कों के लिए ये प्रोटेक्शनिज्म यूज़ करते हैं, लाइक इंपोर्ट होगी तो हम ड्यूटी बढ़ाएंगे, लेकिन गरीब मुल्क के लिए वो कहते हैं मार्केट ओपन करो. ये गलत है वैसे कि क्या फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक में फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप फ्री इकोनॉमी लेंगे, लिबरलाइज कर देंगे इकोनॉमी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके लोकल प्रोड्यूसर को अंडरमाइन कर देंगे तो आपकी लोकल इंडस्ट्री किधर जाएगी, लोकल एग्रीकल्चर किधर जाएगा? जब हर चीज़ बाहर से आ रही होगी तो हाउ विल इट compete with them when you are not imposing higher duties on the imports. खैर दिस इज अ प्योर इकोनॉमिक्स डिबेट, इस पे हम नहीं जाते. लेकिन कहने का मकसद आपको ये सारा कि IMF और वर्ल्ड बैंक जो है दे वर्क फॉर एन एजेंडा, और वो एजेंडा यही है कि गरीब मुल्कों को डेट ट्रैप के अंदर लेके आओ, इनको मजीद गरीब करो, इनमें मजीद सोशल अनरेस्ट पैदा करो और फिर इनको एक ऐसी सिचुएशन पे ले आओ जिस पे ये मजीद आपसे लोन ले, मजीद डिपेंडेंट हो आपके ऊपर और आप इनसे अपनी मर्जी के काम ले सकें, आप इनसे अपनी शराइत मनवा सकें. और वो शराइत सियासी भी हो सकती हैं, माशी भी हो सकती हैं.
یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس پہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اٹس پیور اکنامک ڈیبیٹ. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں. ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے گڈ ڈے.